जैसे कि कोई इंसान खेती करता है, कोई इंसान हो सकता है कि सब्जी बेच रहा है, कोई इंसान हो सकता है कि एक टीचर है, कोई इंसान एक डॉक्टर है, कोई इंसान एक इंजीनियर है। सो पीपल आर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। आप जब किसी के पास भी जाते हो बच्चों, वो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। शर्ट बनाई गई, टी शर्ट बनाई गई, तो ये शर्ट बनाने का काम सेकेंडरी सेक्टर का काम हो गया। अब हमने देखा कि अगर इन तीनों सेक्टर्स के हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं कि कहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हुई, तो इसके लिए हम लोग फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंजन। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आज के हमारे सेशन में, जहां पर हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का एक ब्रांड न्यू सेशन लेकर आ गए हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द चैप्टर कॉल्ड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो कि आपके इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर। तो अगर आप इस क्लास को ध्यान से पूरे अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा। बच्चों, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बात हो रही है सेक्टर्स की। सेक्टर्स होते हैं हिस्से। किस चीज के हिस्से? हमारी इकोनॉमी के हिस्से। अब इकोनॉमी क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब है कि लोग जो है बच्चों हमारी इस इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं? एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करके वो पैसा जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इस पैसे को कमाने के लिए लोग अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान खेती करता है, कोई इंसान हो सकता है कि सब्जी बेच रहा है, कोई इंसान हो सकता है कि एक टीचर है, कोई इंसान एक डॉक्टर है, कोई इंसान एक इंजीनियर है। सो पीपल आर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज, दे आर अर्निंग देयर इनकम, एंड इन्हीं सारी एक्टिविटीज जिससे कि आप पैसे को अर्न करते हो, ये सारी एक्टिविटीज को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। और यही जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये कुछ एक तरीके से हम इनको ग्रुप कर सकते हैं और सिमिलर एक्टिविटीज एक सेक्टर बनाती है। जैसे कि देखो, यहां पर आपको समझ में आएगा। Look at these pictures. When you will look at these pictures, you will find that people are engaged in various economic activities. लोग अलग अलग एक्टिविटीज में engaged हैं जिससे कि वो पैसे को कमाते हैं। Some of these are activities producing goods, some others are producing services. तो कुछ लोग सामान बना रहे हैं, कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो मैं कोई सामान नहीं बना रही, राइट? मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ाने आई हूं, दैट मींस मैं एक सर्विस जनरेट कर रही हूं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको कोई चीज बना के नहीं देते हैं, ठीक है? बेवकूफ बना के देते हैं? नहीं, बेवकूफ नहीं बना के देते। आप जब किसी के पास भी जाते हो बच्चों, वो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई गुड्स प्रोड्यूस करे, कुछ लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? So these activities are happening all around us the minute even as we speak. And how do we understand these activities? One way of doing this is to group them, classify them using some important criteria, and these groups are also called as sectors. तो जैसे ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसको ना हमने बांट दिया कि कुछ एक्टिविटीज जो कि इंटर रिलेटेड है वो आ गई हमारे प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है? कुछ एक्टिविटीज जो आपस में जुड़ी हुई है वो आ गई आपके सेकेंडरी सेक्टर में, और कुछ एक्टिविटीज आ गए आपके टर्शरी सेक्टर में। तो ये तीन हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेक्टर्स बना दिए और उनको ग्रुप कर दिया आपस में, बिकॉज दे हैव सम सिमिलैरिटी। अभी आपको पता चलेगा कि क्या है सेक्टर्स, इसमें क्या होता है। जैसे देखो, ये जो आंटी है ये एक तरीके से गारमेंट्स बेच रही हैं, कपड़े बेच रही हैं। सो यू कैन सी यहाँ पर ये जो अंकल हैं ये न्यूज़पेपर बेच रहे हैं। वहां पर जो आंटी वो बिल्कुल एक कंप्लीटली डिफरेंट कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं। आई थिंक कॉटन प्रोडक्शन हो रही है, और यहाँ पर ईंटें बनाई जा रही हैं। Everyone is involved in some or the other economic activity through which they are earning their money, ठीक है? और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जब एक सिमिलैरिटी होती है तो हम उन्हें ग्रुप करके उनका सेक्टर बना देते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें जो एक्टिविटीज है उनमें एक सिमिलैरिटी है, सेकेंडरी सेक्टर सिमिलर है, टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज में सिमिलैरिटी है। अभी आपको बताऊंगी कि ये सेक्टर्स क्या क्या हैं। So these are the sectors of economic activities, and people are engaged in various economic activities. How do we understand them? One way of doing this is to group them. हम उन्हें ग्रुप बना देते हैं बिकॉज उसके अंदर कोई सिमिलैरिटी है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अब मैंने 3 ग्रुप्स बना दिए कि एक है बच्चे तो अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन एक ग्रुप बना दिया स्पोर्ट्स बना दिया, एक ग्रुप म्यूजिक बना दिया, एक ग्रुप डांस बना दिया। तो ऐसे मैंने 3 ग्रुप्स बना दिए और बच्चों को फिर क्लासीफाई कर दिया। कुछ बच्चे मैंने स्पोर्ट्स में डाल दिए, कुछ बच्चे डांस में, कुछ बच्चे म्यूजिक में, ठीक है, क्योंकि दे आर गुड एट इट, वो वाली चीज हो गई। तो ऐसे मैंने ग्रुप कर दिया। सिमिलरली इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज ढेर सारी हैं, लेकिन मैं कुछ सिमिलैरिटी ढूंढ के उन्हें ग्रुप कर देती हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही मैंने ग्रुप्स बनाए, 3 ग्रुप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मैंने नहीं बनाए हैं, बने हुए हैं ऑलरेडी। प्राइमरी सेक्टर की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा,
When we produce a good by exploiting the natural resources, it is an activity of the primary sector. जब आप प्रकृति में जो चीजें मौजूद हैं उसका इस्तेमाल करके किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, मतलब कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करके किसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो एक्टिविटी आपके प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। जैसे कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप जमीन को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो खेती हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके हो रही है। एग्रीकल्चर के साथ साथ जैसे एनिमल रेयरिंग की मैं बात करूं, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स को बेचना वो सब, तो आपने एनिमल्स रख रखे हैं, उसके लिए भेड़ बकरियां रख रखे हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्स है, उसको यूज करके आप एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये भी आपके प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा। आप माइनिंग कर रहे हो, आप जो है इधर खोद खाद के कोई मिनरल निकाल रहे हो, तो आप वो भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कर रहे हो। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं आपके प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा हो जाएंगी, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसका इस्तेमाल करके या फिर नेचर को एक्सप्लॉइट कर आप इसको परफॉर्म कर रहे हो। ओके, सो इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज एग्रीकल्चर या फिर उससे जुड़ी हुई होती हैं। मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो मिनरल्स और ओर्स भी जब आप माइनिंग करते हो या क्वारिंग करते हो, तो दीज आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स, एंड उनको परफॉर्म, जब आप इस एक्टिविटी को भी परफॉर्म करते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो जैसे एक फार्मर है, कोई माइनिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, कोई लाइफ स्टॉक रियरिंग कर रहा है, भेड़ बकरियों की रियरिंग कर रहा है, ये सारी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से जुड़ी हैं या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लॉइट करके की गई हैं। दैट इज व्हाई दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। ऑलराइट, वेरी वेरी सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर। बच्चों, अब जब आपके जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैं बात करती हूँ कि टमाटर से टमेटो केचप बनानी है, चीनी से कोकोआ पाउडर से चॉकलेट बनानी है, या फिर मैं बात करती हूँ कि गन्ना जो है उससे चीनी बनानी है। जब आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके उनसे कोई दूसरी चीज बना रहे हैं, उनके फॉर्म को बदल दे रहे हैं इंडस्ट्रीज के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज आपके सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगी, जो कि किसी भी गुड का फॉर्म कन्वर्ट कर दे रही हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग कर दे रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज आपके सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा हो जाएंगी। तो इट कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स, जब नेचुरल प्रोडक्ट्स को आप चेंज करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। तो प्राइमरी सेक्टर का अगला स्टेप ही है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्म चेंज करके उसको बदला जा रहा है। जैसे कि यार ये शर्ट बनाई गई, टी शर्ट बनाई गई, तो ये शर्ट बनाने का काम सेकेंडरी सेक्टर का काम हो गया, ठीक है। और जब कॉटन प्रोडक्शन की मैं बात करी हूं, खेती करके आपने कॉटन को प्रोड्यूस करा, तो वो आपके प्राइमरी सेक्टर का काम हो गया। नेक्स्ट चीज जो आई कि कॉटन से धागा बना या धागे से कपड़ा बना, वो सारी प्रोसेसिंग का काम आपके सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसका दूसरा नाम है कि इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बुलाते हैं। अब बात यह है कि दोनों ही सेक्टर्स, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी में, सामान को प्रोड्यूस किया जा रहा है, बट बच्चों एक तीसरा सेक्टर है जहां पे कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को जनरेट किया जा रहा है। तो यहां पर बात कर लेते हैं अपने टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर एक तरीके से हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर्स को एड करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ध्यान दीजिए, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की मदद कैसे करता है? सपोज आपके गन्ने को फैक्ट्री तक लेके जाना है जहां उसकी चीनी बननी है, लेके जाने के लिए आपको ट्रक्स की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप लोडिंग करोगे, उस प्रोडक्ट को, गन्ने को रखोगे, है ना, या फिर टमाटर फैक्ट्री तक पहुंचाने, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई। कल को बैंकिंग सेक्टर जो आता है, जैसे अब कोई किसान है, उसको लोन लेना है खेती करने के लिए, तो बैंक से वो लोन लेकर आ रहा है, तो बैंकिंग भी एक सर्विस है, इंश्योरेंस फैसिलिटी भी एक सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विस है। कल को एक फार्मर ने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है और उसको अभी उसका एक अच्छा दाम मार्केट में नहीं मिल रहा, तो वो कह रहा है कि यार अभी मैं ये प्रोडक्ट रख लेता हूं, कल को जब इसका एक अच्छा प्राइस मिलेगा तब मैं इसको बेच दूंगा। तो उसने स्टोरेज फैसिलिटी में उसको रख लिया ताकि वो खराब ना हो। स्टोरेज फैसिलिटी भी एक सर्विस है। एंड ऑल ऑफ दीज सर्विसेज दैट आर एक्चुअली एडिंग एंड सपोर्टिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कम अंडर द टर्शरी सेक्टर। तो याद रखिएगा कि टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सामान प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को जनरेट करा जाता है। ओके, ये एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड। यहाँ पे कोई गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बट दे आर ओनली एडिंग और सपोर्टिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस को एड और सपोर्ट ये प्रोवाइड कर रही होती हैं। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, इनको सर्विस सेक्टर
में शामिल करा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज जनरेट हो रही हैं, कोई भी सामान प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और देखो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को एड ही करना नहीं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज, जैसे टीचिंग भी एक सर्विस है, इंजीनियर कोई बन रहा है, डॉक्टर कोई बन रहा है, आर्मी में कोई जा रहा है, ऑल ऑफ दीज आर सर्विसेज बच्चों। तो ये सारी की सारी सर्विसेज आपके टर्शरी सेक्टर में ही आती हैं, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर्स थे, हमने कुछ कुछ सिमिलैरिटी ढूंढ के इनको ग्रुप कर दिया, और डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सेक्टर्स के तहत आती हैं। अभी आपको ये बेसिक सी, बहुत ही बेसिक सी चीज है, ये तो समझ में आ ही गई होगी। नाउ वी मूव ऑन एंड वी टॉक अबाउट हाउ टू कंपेयर द 3 सेक्टर्स। अब हम इन तीनों ही सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन कैसे करेंगे। कंपैरिजन करना क्यों है मैम? हमें नहीं अच्छा लगता जब हमारे मम्मी पापा हमें शर्मा जी के बेटे से कंपेयर करते हैं, तो फिर ये कंपैरिजन इन सेक्टर्स के बीच में क्यों करना है? तो ध्यान दीजिए, how do we count the various goods and services and know the total production in each sector? With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. यार मैं अगर अब बात करूं कि प्राइमरी को मैं सेकेंडरी से कंपेयर कर रही हूं कि प्राइमरी में ज्यादा प्रोडक्ट बना है या सेकेंडरी में ज्यादा बना है या टर्शरी में ज्यादा जनरेट हुआ है, तो एक एक चीज को काउंट करना। अब सुइयां है, सुइयां बना ली सेकेंडरी सेक्टर ने, तो सेकेंडरी सेक्टर की एक एक सुई को मैं अगर पकड़ लूंगी और मैं काउंट करने लग जाऊंगी कि कितनी गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही हैं, भाई 1 गाड़ी 2 गाड़ी तीसरी गाड़ी, तो अगर मैं बिल्कुल नंबर्स पे जाऊंगी ना गुड्स के, कि 1 टमाटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टमाटर, ऐसे करके बच्चों में कैलकुलेट कभी भी नहीं कर पाऊंगी जब मैं एक्चुअल नंबर्स पे जाऊंगी। तो टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम कि किस सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन हुई है, इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, वो एक सजेशन देते हैं, एक सुझाव देते हैं कि the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. आप एक एक करके ऐसे नंबर्स को कैलकुलेट मत करो, ठीक है, उसमें तो सालों लग जाएंगे। उससे बढ़िया चीज है कि आप जो फाइनल वैल्यू है चीजों की उसको कैलकुलेट करिए। कि मैंने देखा कि सेकेंडरी सेक्टर में गाड़ियां प्रोड्यूस हुई है, टोटल वैल्यू मुझे पता चल गई कि यार ये ना 2 करोड़ की गाड़ी प्रोड्यूस हुई है सपोज टोटल वैल्यू में, ठीक है, बहुत कम नंबर बोल रही हूँ, बस एग्जांपल ले रही हूँ। तो मेरे को वैल्यू देखनी है कि इतने वैल्यू की ये चीज प्रोड्यूस हो गई, इतने वैल्यू की ये चीज प्रोड्यूस हो गई। वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो उससे आप इजीली आप बता दोगे कि यार प्राइमरी सेक्टर में इतने वैल्यू के प्रोडक्ट्स बने, सेकेंडरी में इतने वैल्यू के प्रोडक्ट्स बने, और सर्विस सेक्टर में इतने वैल्यू की सर्विसेज जनरेट हुई। तो वैल्यू को ऐड करना इज मच इजियर देन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ सर्टेन थिंग्स। सो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। इट ओनली मेक सेंस टू इंक्लूड द फाइनल वैल्यू। सिर्फ हमें फाइनल वैल्यू चाहिए, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हर चीज की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ फाइनल वैल्यू चाहिए। अब मैम फाइनल वैल्यू क्या होती है, हम तो यहीं पे कंफ्यूज हो गए, तो चलिए मैं आपको समझाती हूं। नाउ व्हाई आर ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? 2 सामान यहां पर आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स बच्चों, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड वो होता है विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसको आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। और फाइनल गुड्स होते हैं विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, या फिर जिनको फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। फाइनल गुड्स वो होते हैं यूज्ड बाय द कंज्यूमर, या जिसको कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे। अब इसको एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लेती हूं, हम टमेटो केचप बना रहे हैं, तो उसमें हमने टमेटो लिया, शुगर लिया, ठीक है, सॉल्ट लिया, ऑयल लिया, सपोज ये सारी चीजों से फिर हमने केचप बनाया, ठीक है। अब बच्चों ऑब्वियसली टमाटर है, चीनी है, नमक है, तेल है, ये सब चीजें इसमें डली हैं, तो हर चीज की कोई ना कोई वैल्यू है। सपोज ये 20 रुपए का था, ये 5 रुपए का था, ये भी 5 रुपए का था, ये जो है 10 रुपए का था, पर जो टोटल केचप की बॉटल बनी ये हमने 100 रुपीज में बेची है, ठीक है, हमने 100 रुपए में बेची। टोटल वैल्यू वैसे तो लग रही थी 30, 35, 40 रुपए, 40 रुपए का टोटल सामान लगा है, बट हमने जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो केचप उससे बनाई, वो हमने 100 रुपए में बेची। अब यहां पर अगर आप टमाटर की भी वैल्यू ऐड करोगे, चीनी, नमक की भी वैल्यू ऐड करोगे,
तो कहीं ना कहीं आप डबल काउंटिंग करोगे, क्योंकि इन सबकी वैल्यू ऑलरेडी इस केचप में जुड़ी हुई है। तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज फाइनली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जिसको कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वो है केचप। केचप की ये जो 100 रुपए की वैल्यू है, इस वैल्यू में इंक्लूडेड है, इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। इसीलिए जब भी हम किसी भी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को मिल रहा है सामान, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर परचेज कर रहा है, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर खरीद रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ है, उसकी वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी फाइनल में जुड़ी हुई है, इसलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ फाइनल वैल्यू को लेते हैं। अब एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड जीडीपी, दो चीजें हैं, बहुत अच्छे से इसको सुनना। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। क्या बोला है मैंने? सपोज अब मैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू को कैलकुलेट कर रही हूं और मुझे पता चलता है कि एक साल के दौरान, ठीक है, सपोज एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही कि 2023 से 2024 तक प्राइमरी सेक्टर के अंदर 10 करोड़ की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी सेक्टर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ईयर। तो इससे आपको क्या मिलता है? टोटल प्रोडक्शन जो प्राइमरी सेक्टर में हुई है, ऐसी सेकेंडरी की भी कुछ टोटल प्रोडक्शन होगी, ऐसी ही टर्शरी की भी कुछ टोटल प्रोडक्शन होगी। अब जब इन तीनों टोटल प्रोडक्शंस को आप मिला दोगे कि प्राइमरी में 10 करोड़ हो रही है, सपोज यहां 20 हो रही है, यहां 30 हो रही है, सबको आपने मिला दिया तो जो टोटल अमाउंट आया वो आपका जीडीपी हो गया, ठीक है। क्या हो गया? वो जीडीपी हो गया। इसको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं कि एक ईयर है, ठीक है, 23 to 24 मान लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी में ये वाला एग्जांपल लेती हूं, 10 CR, सेकेंडरी में सपोज 20 करोड़ और टर्शरी में सपोज 30 करोड़ की प्रोडक्टिविटी जनरेट हुई है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुए हैं। तो अगर मैं सिर्फ प्राइमरी की बात करती हूं कि 10 करोड़ की जो ये वैल्यू है, ये हो गई टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। तो टोटल प्रोडक्शन जो प्राइमरी में हुई इस साल में, ये टोटल प्रोडक्शन जो सेकेंडरी में हुई इस साल में, ये टोटल प्रोडक्शन जो टर्शरी में हुई इस साल में। इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन उस साल की जो है वो पता चल जाएगी। पर जब आप इन तीनों को एड अप करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी इकोनॉमी के अंदर जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उससे टोटल कितना प्रोडक्शन जनरेट हुआ। जब तीनों को आप ऐड करते हो तो उससे आपको मिलती है जीडीपी, विच इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे आपको पता चलता है कि आपके देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो यहां पे यही बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब टोटल प्रोडक्शन फॉर दैट सेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर की बात करी जा रही है, तो सिर्फ एक सिंगल सेक्टर की बात करी जा रही है। बट जब इन्हीं टोटल प्रोडक्शंस को मिला दिया जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स, उसको एड अप कर दिया जाएगा, तो इससे आपको जीडीपी मिलेगी कंट्री की। जीडीपी को मेजर करने का टास्क सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री उठाती है। ये मिनिस्ट्री हेल्प लेती है बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की ऑफ आर वेरियस यूनियन टेरिटरीज एंड इंडियन स्टेट्स, और पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, कितनी वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस हुए, उसके प्राइसेस, और फिर जो है अल्टीमेटली लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जिससे व्हाट डज इट शो? इट शोज, यहां पर ना, इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज, ठीक है, कितनी बड़ी आपकी इकोनॉमी है। जितनी ज्यादा जीडीपी है, मतलब उतनी ज्यादा आपके देश में प्रोडक्शन हो रही है, उतना ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, तो इससे यही पता चलता है कि आपके देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। ओके, ठीक है, ऑलराइट। अब बच्चों यहां पर बात करते हैं, अब हमने ये तो देख लिया कि हम कैसे मेजर करेंगे। ऑब्वियसली कंपेयर करने का ये मतलब है कि आप एनालाइज करोगे कि यार एक तरीके से प्राइमरी में 10 हो रही है, सेकेंडरी में 20 करोड़ हो रही है, टर्शरी में 30 हो रही है, तो कंपैरिजन अब हो जाएगा कि टर्शरी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। तो ये तो कंपेयरिंग वाला पूरा सिनेरियो था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहां तक,
ताकि हम हिस्टोरिकल चेंज पे जब तक पहुंचे वहां पर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ध्यान से 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनना है, पूरा रिवाइज कर लेंगे। हमने अभी अभी देखा कि हमारे जो भी बच्चों एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि वो सारी गतिविधियां जिससे कि लोग पैसा कमाते हैं, उसको हम लोग 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। एक ग्रुप है प्राइमरी सेक्टर, जहां पे वो सारे लोग जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट करके परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, किसी भी चीज का फॉर्म बदल के दूसरी चीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू। तीसरी चीज आती है टर्शरी सेक्टर, जहां पर गुड्स नहीं बल्कि सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जा रहा है। ये सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी को भी एड और सपोर्ट करती हैं। अब हमने देखा कि अगर इन तीनों सेक्टर्स के हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं कि कहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हुई, तो उसके लिए हम लोग फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं। हर सेक्टर की फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसे एड अप कर देते हैं, जिससे कि हमें जीडीपी मिल जाती है देश की, और उससे पता चलता है कि देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हिस्टोरिकल चेंज क्या है, समय के साथ साथ इन सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस में क्या फर्क आया है। मतलब कि एक समय ऐसा होता था कि प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता था, फिर ऐसा समय आया कि सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया, फिर ऐसा भी समय आया कि दोनों ही सेक्टर्स इंपॉर्टेंस में थोड़े गिर गए और टर्शरी सेक्टर विद टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला गया। तो ये जो हिस्टोरिकल चेंज है इन सेक्टर्स का, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरी प्यारी सी आवाज में। देखिए, जनरली इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मेनी, मतलब ये ना बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ रीड करने का टॉपिक है, ठीक है। तो रीड करने के साथ साथ ही आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझाती चलूंगी, ध्यान से देखना। तो इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मेनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इनिशियल स्टेज जब था डेवलपमेंट का, तब प्राइमरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता था। But as the methods of farming changed, agriculture sector began to prosper, produced much more food than before. Many people could now take up other activities and there were increasing number of craft persons and traders. Buying, selling activities increased many times. Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. तो बात की जा रही है कि आज बहुत सी कंट्रीज डेवलप्ड हो गई हैं, लेकिन उनकी भी इकोनॉमी में जब इनिशियल स्टेज था, शुरुआती दौर था, तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर माना जाता था। बट समय के साथ साथ जब डेवलपमेंट आती गई, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर प्रॉस्पर होता रहा, टेक्नोलॉजीज आ गई अच्छी खासी, जिससे कि एग्रीकल्चर आसान होता गया और बेहतर तरीके से लोग उससे खाना वाना प्रोड्यूस कर पाते थे, उसको परफॉर्म कर पाते थे। सो एट दैट टाइम उतने लोगों की जरूरत नहीं थी एग्रीकल्चर में, लोग कम होते गए, मशीनें बढ़ती गई, तो तब लोग फिर शिफ्ट होके दूसरी एक्टिविटीज को टेकअप करने लग गए, जैसे कोई आर्मी में जाने लग गया, कोई ट्रेडर बन गया, कोई क्राफ्ट पर्सन बन गया। तो ऐसे पीपल वर एबल टू टेक मोर एक्टिविटीज देन। फिर क्या होता है, तो ओवर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, मोर देन 100 years, स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। अब मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें आने लगती हैं, फैक्ट्रीज के माप एक्सपैंड होने लगती हैं। तो पहले छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करते थे लोग, क्राफ्ट पर्सन वगैरह, जैसे घर में अपने छोटा मोटा सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, बट फिर फैक्ट्रीज आने लगती हैं, नए मेथड्स मैन्युफैक्चरिंग के आने लगते हैं, मशीनें आने लग जाती हैं। तो दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगैन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। अब बच्चों, लोगों को भी एक नया अवसर दिखता है कि फैक्ट्रीज में इतनी सारी लेबर की जरूरत है, तो लोग भी एग्रीकल्चर छोड़ छोड़ के फैक्ट्रीज में काम करने लगते हैं। फोर्स्ड टू डू सो, एज यू रेड इन हिस्ट्री चैप्टर्स, दे वर आल्सो फोर्स्ड टू डू सो। मुझसे लोगों को पकड़ पकड़ के काम पे भी रखा जाता था, गरीबी के कारण भी लोग फैक्ट्रीज में जा रहे थे, वहां पर काम कर रहे थे। सो पीपल बिगैन टू यूज मेनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, और धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस कम होती गई और सेकेंडरी सेक्टर की बढ़ती गई। उसके बाद दिस मीन्स दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज्ड एंड ओवर अ टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस। तो शिफ्ट आ गया, एक पहले प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट था, फिर सेकेंडरी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, फिर एक और शिफ्ट आया। बट इन द रिसेंट ईयर्स हम लोग देखते हैं, इन द पास्ट 100 years देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट, एक और शिफ्ट आता है सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में इन द डेवलप्ड कंट्रीज। हमारे देश की बात नहीं हो रही है बच्चों, डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है, जैसे यूएसए वगैरह है, यूके की जो मतलब जो यूके है या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो बेसिकली उन कंट्रीज की बात हो रही है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो वहां पर एक और शिफ्ट देखा गया है, टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया है, सर्विस सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उन देशों में टर्शरी सेक्टर में ही की जा रही है एट प्रेजेंट। एंड
तो मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर एंड दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में एक समय पे प्राइमरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर लोग सेकेंडरी में शिफ्ट होते हैं, फैक्ट्रीज में काम करने लगते हैं और फिर टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। एंड व्हाट वी सी हियर इज कि सबसे ज्यादा लोग काम भी टर्शरी सेक्टर में कर रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी टर्शरी सेक्टर में जनरेट हो रही है। समझ में आई बात? आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी वहीं जनरेट हो रही है, सबसे ज्यादा लोग भी वहीं काम कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऑल्दो बच्चों, अभी हम आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो टर्शरी में जनरेट हो रही है पर सबसे ज्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं। अपने आप को कंफ्यूज मत कर लेना, अभी आपको बहुत क्लियरली चीजें समझ में आएंगी। बस अभी ये याद रखो कि डेवलप्ड कंट्रीज में इन द रिसेंट ईयर्स maximum people working in the tertiary sector, maximum production is also from the tertiary sector. Now, यहां पर बात आती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की कि किसने कितनी कितनी जीडीपी जनरेट करी। जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको क्लियरली एक चीज समझ में आएगी बच्चों कि 73-74 में सिनेरियो कुछ ऐसा ही है कि प्राइमरी सेकेंडरी बहुत प्रोडक्शन कर रहे हैं, टर्शरी उनसे थोड़ा सा कम कर रहा है। बट ओवर द इयर्स व्हाट यू सी इज अ शार्प राइज इन द प्रोडक्टिविटी बाय द टर्शरी सेक्टर। यहां पर आप देखो टर्शरी सेक्टर जो इतनी सी प्रोडक्शन कर रहा है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई इन 2013-14। सेकेंडरी में भी बढ़ी है, प्राइमरी में भी बढ़ी है, बट उतनी नहीं बढ़ी। टर्शरी सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है उसमें देयर हैज बीन अ शार्प इंक्रीज, मतलब प्रोडक्टिविटी यहां से यहां चली गई है। ऐसा क्यों हुआ है? उसके पीछे रीजंस हैं, रीजंस बीइंग द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी, इतनी ज्यादा जीडीपी के टुवर्ड्स टर्शरी सेक्टर ने इतना कैसे कंट्रीब्यूट करा, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहला रीजन बीइंग द बेसिक सर्विसेज। अब बच्चों बेसिक सर्विसेज कुछ ऐसी सर्विसेज है जिनकी हर जगह पर आपको जरूरत है, जैसे कि अस्पताल हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, मतलब हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी बेसिक सर्विसेज की जरूरत तो हर जगह है। और सर्विसेज का मतलब है टर्शरी सेक्टर। तो ये सारी सर्विसेज जब अलग अलग जगह हर जगह प्रोवाइड होंगी तो टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंस में बढ़ा। दूसरी चीज थी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो यार देखो, हमने पहले भी चीज पढ़ी थी कि जो टर्शरी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को एड करता है, सपोर्ट करता है। यहां पर भी वही बात की जा रही है कि जब आप बहुत सारी उन चीजों की बात करते हो जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज टर्शरी प्रोवाइड करता है और बैंकिंग और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इससे डेवलप होते हैं, इन सभी सर्विसेज की वजह से डेवलप होते हैं। तो अगर वो डेवलप होते रहेंगे तो टर्शरी सेक्टर भी तो डेवलप होगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उनको एड और सपोर्ट कर रहा है। तो वो आगे बढ़ेंगे तो टर्शरी अपने आप आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे जो है सर्विसेज भी डेवलप होती हैं, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी डेवलप हो रहे हैं तो सर्विसेज भी डेवलप होती हैं। साथ ही में राइज इन द इनकम लेवल्स। अब लोग समय के साथ साथ ज्यादा कमाने लगे, बेहतर जीने लगे, तो सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। एज यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन द सिटीज, स्पेशली इन द बिग सिटीज। या जब इंसान थोड़ा कमा रहा होता है ना तो वो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, मुझे बेसिक चीजें चाहिए, मैं इसमें गुजारा कर लूंगा। लेकिन जब इंसान थोड़ा ज्यादा कमाने लगता है, उसकी इनकम लेवल्स बढ़ती हैं, तो वो जरूरतें तो पूरी करता ही है बट अपनी थोड़ी लग्जरीज को भी पूरा करता है। तो वो कहता है कि यार अब मेरे पास पैसा है तो अब मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि मैं गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करूं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाऊं, बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट नाउ। बाहर घूमने जाना, बाहर खाना खाना, शॉपिंग करना, तो ये सारी चीजें आप तभी अफोर्ड कर सकते हो जब आपके इनकम लेवल्स बढ़ते हैं। अब जो लोगों के इनकम लेवल्स ओवर द टाइम पीरियड बढ़ने लगे तो पीपल ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग मोर एंड मोर लग्जूरियस सर्विसेज, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर में और इजाफा आ गया। और लास्ट चीज है न्यू सर्विसेज, कमिंग अप ऑफ द न्यू सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन सभी सर्विसेज के आने से भी कहीं ना कहीं बहुत ये इंपॉर्टेंट हो गई, एसेंशियल हो गई, एंड दैट इज व्हाई द सर्विस सेक्टर हैज बीन ऑन अ राइज। सर्विस सेक्टर तभी जो है और भी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन सभी चीजों की वजह से बच्चों टर्शरी सेक्टर की जो हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस है वो बड़ी है और बहुत सारी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और कहीं ना कहीं दैट इज द रीजन कि इतना शार्प हमें ग्रोथ देखने को मिली है when it comes to the tertiary sector.
ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी के टुवर्ड्स। अब हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचेंगे, अच्छा उस पे भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार क्योंकि टर्शरी सेक्टर में इतनी ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, इतना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट मीन्स हमारे देश में भी सबसे ज्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है बच्चों, होल्ड दैट थॉट, क्योंकि उसको अब अभी आगे हम बताएंगे कि सबसे ज्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर कहाँ काम कर रहे हैं अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज को देखना बहुत जरूरी है कि इनइक्वालिटी इन द टर्शरी सेक्टर। अब यार एक साइड पे टर्शरी सेक्टर पे बहुत प्रोडक्टिविटी हो रही है, लोग बहुत कमा रहे हैं, बहुत उड़ा रहे हैं, हर चीज हो रही है, बट दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर का एक हिस्सा ऐसा भी है बच्चों, जो लोग जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए दे आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, सो एट वन एंड एक बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज हैं जहां पे हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स काम कर रहे हैं और हु आर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट ऑन द अदर एंड देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जो कि आज भी ऐसी सर्विसेज में एंगेज्ड हैं, जैसे कोई छोटी सी दुकान खोली है, रिपेयर का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, कैजुअल वेज जो लेबरर्स होते हैं, जो डेली दिहाड़ी पे काम करते हैं, किसी दिन काम मिलता है तो पैसा मिलता है, काम नहीं मिलता तो पैसा नहीं मिलता। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर बच्चों जैसे प्लम्बर है, कारपेंटर है, पेंटर है, ये सारे लोग आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। तो इट इज नॉट वेरी गुडी गुडी कि ऐसा नहीं है कि पूरा सर्विस सेक्टर बहुत बढ़िया कमा रहा है, बहुत बढ़िया अर्न कर रहा है। नो, ऑन वन एंड हाईली स्किल्ड and educated workers are earning very much, but on the other end in the service sector there are a lot of people who are struggling to even survive. तो these people barely manage to earn a living. ये लोग अपना रोजमर्रा का जो मतलब एक तरीके से खर्चे हैं वो भी नहीं पूरा कर पाते हैं, yet ये सर्विसेज परफॉर्म करते हैं बिकॉज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी। कोई और उनके पास चीज नहीं है, कोई और उनके पास काम नहीं है करने को, एंड दैट इज वाई दे आर फोर्स्ड। उनको यही सब चीजें करनी पड़ रही हैं। कोई अपने शौक से नहीं चाहता है कि मैं गरीब रहूं, राइट? उसको ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं क्योंकि उनके पास अब एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है उतनी ज्यादा, तो वही है जो है उसी से ही काम चला रहे हैं। हेंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस। तो याद रखिएगा बच्चों इस चीज को कि टर्शरी सेक्टर का भी एक हिस्सा है जो कि इंपॉर्टेंस में बढ़ रहा है, जहां पर लोग कमा रहे हैं, बहुत अच्छे से गुजारा कर रहे हैं। ओनली अ पार्ट ऑफ द सेक्टर। ऑलराइट, चलो अब जो है उस सस्पेंस को ब्रेक करते हैं जहां पर मैंने बोला था कि यार टर्शरी सेक्टर प्रोडक्शन बहुत कर रहा है ना? यहां पे वही वाली चीज है। तो देखो जीडीपी में जब शेयर की बात होती है तो सबसे ज्यादा जो है शेयर हमारा टर्शरी सेक्टर का हमें देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा। बट व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट बच्चों, आज भी सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आज भी। ठीक है, तो वही वाली चीज है। आप लोग सोच रहे होंगे, थोड़े ऐसे शॉक में आ गए होंगे कि मैम टर्शरी सेक्टर में इतने लोग कम काम कर रहे हैं, फिर भी टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और प्राइमरी सेक्टर जहां पर आज भी मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग, वो इतनी सी प्रोडक्शन करके दे रहा है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी वहां पर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही, वहां पर वो लोग जीडीपी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन अपनी नहीं दे पा रहे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो देखिए, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? द प्राइमरी सेक्टर, kudos to the primary sector. Primary sector continues to be the largest employer even now. बच्चों आपको बात समझ में आई है ना? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है टर्शरी में, लेकिन सबसे ज्यादा लोग आज भी काम कर रहे हैं प्राइमरी में। और दिक्कत यह है कि इतने सारे लोग काम तो कर रहे हैं पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रही इनसे। क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो रही प्रोडक्शन? देखो, so why didn't a similar shift out of the primary sector happen in the case of employment? एक सिमिलर शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट के केस में क्यों नहीं हुई? आज भी लोग सबसे ज्यादा प्राइमरी में क्यों काम कर रहे हैं? प्रोडक्शन इन सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स। सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन में 14 गुना प्रोडक्शन बढ़ी, बट एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ 5 गुना बढ़ी। और वहीं पे हाफ, मतलब वही अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज स्टिल वर्किंग इन एग्रीकल्चर, और सिर्फ 1/6 ऑफ द जीडीपी ये लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इतना कम जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं इतने सारे लोग होने के बावजूद। सेकेंडरी टर्शरी आज भी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि हमारे देश में
हो रही है, वहां पे कम लोग काम कर रहे हैं बट ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और कम प्रोडक्शन हो रही है. व्हाई इज इट सो? अ बिग एंड अ मेजर रीजन इज, I think everybody knows about it. It is the disguised unemployment. This is the main reason बच्चों कि इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है. ध्यान से सुनिएगा. There are more people in agriculture than is necessary. More than necessary. So even if you move a few people out, the production will not be affected. ठीक है, प्रोडक्शन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. अगर कुछ लोगों को आप निकाल भी दोगे एग्रीकल्चर से तो भी नो डिफरेंस. सिंपल क्या है, लोग काम कर रहे हैं बट उतनी प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं कर रहे, बिकॉज ये लोग एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेज पे हैं, जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, और अगर आप कुछ लोगों को वहां से निकाल भी देते हैं तो भी प्रोडक्शन उतनी की उतनी ही रहेगी. तो व्हाई आर दे इवन वर्किंग देयर? आर दे फुलिश? नो, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. तो यहां पर ये रीजन हमें समझ में आएगा लक्ष्मी के एग्जाम्पल से. यहां से आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी. देखो, लक्ष्मी जो है, ठीक है, लक्ष्मी धन वाली देवी होती हैं, बट यहाँ पे दिस इज अ टोटल कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज लक्ष्मी के पास, यहाँ पे उनका नाम तो लक्ष्मी है बट द आयरनी इज कि उनके पास पैसा नहीं है. हमारी इन लक्ष्मी के पास पैसा नहीं है बच्चों. तो देखिए, ये एक स्मॉल फार्मर है. स्मॉल फार्मर मतलब ऐसे हाइट में छोटी नहीं. स्मॉल फार्मर का मतलब है कि इनके पास एक छोटी सी जमीन है, ओनिंग अबाउट 2 हेक्टर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड. तो 2 हेक्टर की जमीन है, अनइरिगेटेड लैंड है, डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन. तो इरिगेशन नहीं होती, बारिश पे निर्भर है कि प्रभु जो है, जब बारिश आएगी इंद्रदेव, तभी हमारे क्रॉप्स को पानी मिलेगा. यहाँ पर ये ज्वार और अरहर जैसे क्रॉप्स को ग्रो करती हैं. एंड ऑल 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर. इस छोटे से खेत पे 5 लोग काम कर रहे हैं. दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे सब एक ही खेत पे लगे पड़े हैं. खेत भी इतना बड़ा नहीं है, उसको 5 लोगों की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है. यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, नो वन रिमेन्स आइडल. आइडल का मतलब है कोई खाली नहीं है, हर कोई काम कर रहा है. बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड. उनका जो लेबर एफर्ट है वो डिवाइड हो रहा है. जैसे कोई एक हो सकता है, कोई बस सीड ला के दे रहा है, एक कोई हल्का सा पानी डाल दे रहा है. पानी तो चलो ये डालते ही नहीं, अनइरिगेटेड लैंड है, ठीक है. एक इधर से उधर जा रहा है, एक उधर से इधर जा रहा है, कोई बैठा ही है वहां पे, उसको भी एम्प्लॉयड काउंट कर लिया आपने, चाहे वो कुछ काम नहीं कर रहा. लेबर एफर्ट डिवाइड हो गया. असल में जरूरत भी नहीं है इतने लोगों की. एवरीवन इज डूइंग सम वर्क. हर कोई थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, कोई भी पूरा काम नहीं कर रहा. नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड. दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. बच्चों, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, और इसको एक और चीज बोलते हैं, दैट इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसी बेरोजगारी है जो छुपी हुई है, हमारी नजरों से छुपी हुई है. हमारी नजरों को धोखा हो रहा है क्योंकि हमें हर कोई काम करता हुआ दिख रहा है, बट असल में कोई भी काम नहीं कर रहा. ठीक है. सो एक अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है जहां पे लोग अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करके काम नहीं कर रहे, जहां पे लोग जो है उनका लेबर एफर्ट बिल्कुल डिवाइड हो गया है, जो कि एक ऐसी बेरोजगारी है जो हमें दिख नहीं रही, क्योंकि हर कोई काम करते हुए तो दिख रहा है बट कोई भी फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है. एवरीवन इज अपैरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल. जितना वो काम कर सकते हैं उतना वो काम नहीं कर रहे. दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन. तो ये छुपी हुई अंडर एम्प्लॉयमेंट है, in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible, and hence it is called disguised unemployment. तो इसको disguised unemployment बोला जाता है. अगर आप 2 लोग इनके खेत से निकाल भी दोगे, 3 ही लोग काम करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी उतनी प्रोडक्शन होगी. तो why are those 2 people not moving out? Why are they not going somewhere else and working somewhere else and earning more money than they can? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है बच्चों क्योंकि they don't have anywhere else to go. उनके पास कोई और जरिया नहीं है, कोई और जगह नहीं है जहां पर वो जाके काम करें, या उतनी स्किल्स नहीं है, या उतनी एजुकेशन नहीं है. बट डेफिनेटली अगर उन्हें कोई और काम मिलता है तो वो उसे उन्हें करना चाहिए, जिससे उनकी फैमिली इनकम इंक्रीज होगी. ओके, यहां तक बात समझ में आई है. तो मेजर रीजन कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इतने ज्यादा लोग हैं फिर भी वहां प्रोडक्शन नहीं हो रही इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, where many people are working but nobody is working up to their full potential. हर कोई काम तो कर रहा है बट उनका लेबर एफर्ट डिवाइड हो गया, हर कोई थोड़ा 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 काम कर रहा है, अपने पूरे जितना काम कर सकते हैं उतना काम नहीं कर रहे हैं.
ठीक है, एंड दैट इज वाई एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, आप अंडर एम्प्लॉयड हो, आप पूरे तरीके से जितना काम कर सकते हो उतना नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बुरी स्थिति है। सपोज एक लैंडलॉर्ड आते, एक जमींदार आते हैं, सुखराम, और ये देखो ऐसे थम्स अप करके दिखा रहे हैं, सुखराम आते हैं और इनके घर के 1 या 2 मेंबर्स को अपने साथ ले जाते हैं अपनी जमीन पे काम करने के लिए। तो लक्ष्मी's फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस। अब 2 मेंबर उनकी फैमिली के सपोज सुखराम के फील्ड पे जाके काम कर रहे हैं, उनको दिन की दिहाड़ी मिल रही है, यहाँ पे भी उतना ही काम हो रहा है, वहां पे एक्स्ट्रा काम हो रहा है और एक्स्ट्रा पैसा उनके घर पे आ रहा है और फैमिली इनकम बढ़ रही है ना। Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out will not affect the production. तो ना तो फार्म की प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, वहां 3 लोग संभाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा 2 लोग हैं वो और एक्स्ट्रा पैसा कमा के लाएंगे, फैमिली इनकम को इंक्रीज कर देंगे। This underemployment can also happen in other sectors. अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर में ही होता है, और भी सेक्टर्स में अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है बच्चों। जैसे अभी मैंने सर्विस सेक्टर की बात करी थी कि जो लोग बहुत ही एक तरीके से ऐसे काम कर रहे हैं कि कारपेंटर का, प्लम्बर का, है ना, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम कर रहे हैं, किसी दिन काम है किसी दिन काम नहीं है, पूरा दिन अपने आप को घिस घिस के भी वो इंसान बहुत कम पैसा कमा पा रहा है, दिहाड़ी उसको मिल रही है, तो दे आर ऑल्सो अंडर एम्प्लॉयड। उनको पूरे टाइम काम थोड़ी ना मिला है, सपोज महीने के उनको 10 या 15 दिन काम मिल रहा है, बाकी 15 दिन तो वो खाली बैठे हैं, तो अंडर एम्प्लॉयड ही तो है, अपना पूरा पोटेंशियल को इस्तेमाल करके वो काम नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं कमा पा रहे। तो वही वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स हैं इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज जो कि डेली काम ढूंढते हैं, डेली एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन्स और जॉब्स। मेनी ऑफ देम डोंट इवन फाइंड वर्क एवरी डे, इनको काम हर दिन मिलता भी नहीं है। सिमिलरली हमें और भी लोग दिखते हैं सर्विस सेक्टर में जो कि स्ट्रीट्स पे, सड़कों पर कोई रेडी खींच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, selling something where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. तो कोई भी बच्चों इंसान ऐसे खुशी से इस रेडी नहीं चला रहा है या सामान नहीं बेच रहा है या फिर किसी का ये शौक नहीं है कि मेरे को कम ही पैसा कमाना है, हर किसी को ज्यादा पैसा कमाना है, बट दे डू नॉट हैव दैट एजुकेशन स्किल सेट, दैट इज व्हाई दे आर फोर्स्ड टू डू सच वर्क एंड बड़ी मुश्किल से वो लोग अपना गुजारा भी कर पा रहे हैं। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में तो है ही, बट उसी के साथ साथ थोड़ी बहुत सर्विस सेक्टर में भी देखी जाती है ना। बात यही आती है कि अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, तो इस सिचुएशन का कोई समाधान भी तो होना चाहिए। देयर शुड बी अ वे, देयर शुड बी अ रेमेडी, जिससे कि हम और जॉब्स को क्रिएट कर सके, लोगों को काम दे सकें जो लोगों के पास नहीं है। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, और हम कामकाज कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारे लोग जो कि इस अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में फंसे हैं वो उससे निकले, वो और भी काम करें और भी पैसा अर्न करें। First thing that we can do is farmers should diversify agriculture, adopt horticulture, animal rearing, organic farming, pisciculture besides farming. तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है कि जरूरी नहीं है कि आपको किसी और ही सेक्टर में कूदना है, आप अपने सेक्टर में भी तो और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अपना जो अभी लक्ष्मी जो है उनके पास एक अनइरिगेटेड लैंड है, उसको इरिगेट कर लो, वेल लगा दो, या कुछ गवर्नमेंट कुछ वेल वगैरह दे दे उनको जिससे कि वो अपने लैंड को इरिगेट कर सके। वो 1-2 क्रॉप उगा रही है, हो सकता है वो तीसरा चौथा क्रॉप भी उस पर उगा सके, तो इससे उनकी फैमिली इनकम बढ़ जाएगी। या फिर कल को लोग जो है कुछ कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने लग जाए जिससे उनको और पैसा मिले, या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को उगाने लग जाए। एनिमल साइड बाय साइड कुछ साइड इनकम पकड़ ले, जैसे एनिमल रेयरिंग करने लगे, एनिमल प्रोडक्ट्स को बेच के पैसा कमाए, फिश पिस्सिकल्चर जो है फिशेस वगैरह, फिशरी वगैरह वो सब करने लगे, उसको बेच के पैसा कमाए। या फिर ठीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ये सब चीजें करें, तो उससे एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही आप और इनकम जनरेट करने के कुछ ना कुछ उपाय निकाल सकते हो। दूसरी चीज है गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स एट चीपर रेट्स एंड फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। दूसरी चीज ये है बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि इसलिए भी पैसा नहीं कमा पा रहे क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं एक्सपैंड कर पा रहे? बिकॉज दे डोंट हैव द कैपिटल, दे डोंट हैव द मनी फॉर दैट। तो वो पैसा अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें प्रोवाइड करो ना, बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर्मल क्रेडिट यानी कि कोऑपरेटिव या फिर बैंक से उनको पैसा दिलवाओ ताकि उनको पैसा मिले चीप रेट पर, वो उससे अपनी प्रोडक्टिविटी एक्सपैंड करे, ज्यादा पैसा कमाए, आपका लोन भी वो चुका दे। तो उनको लोन लेने के लिए एक पहले अंदर से वो आवाज तभी आएगी जब उनको एक चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोन मिलेगा, एंड गवर्नमेंट हैज टू डू दैट। उनको इन फार्मर्स को अगर हेल्प करना है तो उन्हें एक चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें लोन्स प्रोवाइड करने होंगे ताकि एग्रीकल्चर में भी वो अपनी प्रोडक्टिविटी को एक्सपैंड कर सके। तीसरी चीज आती है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जैसे कि रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, बैंकिंग, ये सारी चीजें क्रिएट करें
और गवर्नमेंट को ही क्रिएट करना पड़ेगा। इससे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में क्रिएट हो पाएंगी। तो बड़ी बेसिक सी चीज है यार, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होंगी, तभी जो आप खेती करके सामान भी बनाओगे, फसल जो आएगी, ठीक है, वो चीज आपका जो प्रोडक्ट है वो शहर तक पहुंच पाएगा, वहां बिक पाएगा। सड़कें अच्छी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तभी। साथ ही में अगर आपको स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर आपके प्रोडक्ट्स खराब हो जाएंगे। तो स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए जहां आप अपने क्रॉप्स को रख सको, फ्रेश रहे वो, फिर बाद में उसको बेच सको। तो ये सारी फैसिलिटीज होना भी बहुत जरूरी है ताकि किसान और अपनी प्रोडक्टिविटी एक्सपैंड कर सके और बढ़िया तरीके से पैसा कमा सके। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी प्रोवाइड करो, जहां पर लोग जो हैं और एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके, रूरल एरियाज, सेमी रूरल एरियाज में, है ना। हनी कलेक्शन सेंटर्स, वेजिटेबल प्रोसेसिंग, दाल मिल, ये सब चीजें खोलो यार, तो इससे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी। एंड साथ ही में मेकिंग प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज इन रूरल बेल्ट्स कैन ऑल्सो रिजल्ट इन एम्प्लॉयमेंट। स्कूल्स को खोलना, कॉलेजेस को खोलना, वहां पर भी स्टाफ चाहिए, अस्पताल खोलोगे वहां पर भी स्टाफ चाहिए, तो ये सारी चीजें खोलिए रूरल बेल्ट्स में ताकि लोगों को वहां पर भी काम मिल सके। बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं जहां पर लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी जाए ताकि लोग जो हैं इस पर्टिकुलर गलत स्थिति से निकलकर जा सके, अपनी इनकम को इंक्रीज कर सके, अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें और भी काम कर सकें और अपने लिए भी अच्छा कमाएं, अपने परिवार के लिए भी कमाएं और देश के लिए भी कमाएं। राइट, बड़ी सिंपल सी बात है। फिर आते हैं आगे और यहां पर बच्चों एक गवर्नमेंट की स्कीम की बात करते हैं विच इज मनरेगा। इस पे एक शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है और तो कुछ नहीं आता, शॉर्ट नोट या फिर एमसीक्यू में इसको पूछ लिया जाता है कि मनरेगा क्या है, कौन से साल में आया था, क्या करा है इस पर्टिकुलर स्कीम ने। तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी केंद्रीय सरकार इस स्कीम को लेकर आई थी 2005 में, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को गारंटी करा गया। कितना रोजगार? 100 दिन का रोजगार हर उस व्यक्ति को, देखो हर उस व्यक्ति को, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, जो जो काम कर सकते हैं, जो जो काम की तलाश में है, उन सभी को 100 दिन का गारंटीड वर्क इस एक्ट के तहत दिया गया है सरकार द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया इंप्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के 625 जिलों में इसको जारी किया गया। राइट टू वर्क, काम करने के अधिकार को लागू करने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया मनरेगा का। और बच्चों इस एक्ट के तहत जो जो काम कर सकते हैं, जो जो काम की तलाश में है रूरल एरियाज के अंदर, उनको 100 डेज का गारंटीड काम मिलता है गवर्नमेंट द्वारा। एंड इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू डू सो, क्या आप गए, आपने मांगा हमारे को भी 100 दिन का काम दे दो, गवर्नमेंट ने बोला भाई हमारे पास अभी तो कोई ऑनगोइंग काम नहीं है, तो उस केस में जहां पे गवर्नमेंट आपको काम नहीं प्रोवाइड कर पा रही, बच्चों गवर्नमेंट को आपके जो 100 दिन की दिहाड़ी बनती है वो आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पे देनी पड़ेगी। तो या तो 100 दिन काम के दो, मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा, अगर गवर्नमेंट नहीं दे पा रही मेरे को वो काम, तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, यानी कि जो आपका काम का पैसा बनता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, देखो लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बट बहुत सी सीजनल एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के चलते लोगों की इनकम्स को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को निकाला ताकि लोग जो टाइम वेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, उनको काम मिले, वो अपनी और जो इनकम है उसको इंक्रीज कर सके। तो एटलीस्ट मिनिमम 100 दिन का काम गारंटीड उनको मिल रहा है साल में, बाकी दिन तो आप कम कर ही लो जितने दिन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बच्चों यहां तक आई होप कहानी सबको क्लियर है। यहां तक हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। एक अच्छा, तो वो ना डिवीजन हमने जो करा था सेक्टर्स का, वो हमने करा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर, कि एक सिमिलर टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरी में आती है, एक सिमिलर टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेकेंडरी में, एक सिमिलर टाइप की टर्शरी में आती है। अब एक और तरीका है जिससे कि हम इन सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, वर्क कंडीशंस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब क्या डिफरेंस है वो मैं अभी समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले कांता और कमल की हमें बात करनी पड़ेगी। अब मैम ये कांता और कमल कौन है अभी हमें पता चलेगा। देखो तो कांता ये रही, ठीक है, कांता की पहले बात करते हैं। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, कांता एक ऑफिस में काम करती है। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30। सुबह 9:30 बजे ऑफिस आती है, शाम के 5:30 बजे तक काम करती है, मतलब एक फिक्स्ड टाइम है, याद रखना। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। उनके पास उनकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है,
हर महीने के अंत में आ जाती है, बिल्कुल क्रेडिट हो जाती है। इन एडिशन टू द सैलरी, सैलरी के अलावा भी उन्हें पीएफ जो है पीएफ मिलता है, रूल्स लेड बाय द गवर्नमेंट। शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, मेडिकल बेनिफिट्स, बाकी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कांता डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन संडे, क्योंकि संडे छुट्टी है, संडे एक पेड हॉलीडे है और संडे का कोई पैसा कटता नहीं है अगर वो ऑफिस नहीं जाती। संडे का पैसा भी उनको मिलता है, बट संडे बिकॉज इट इज अ पेड हॉलीडे सो शी डज नॉट गो टू द ऑफिस। व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क। तो जब उन्होंने काम ज्वाइन करा था, उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जहां पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस काम के लेड डाउन थे, गिवन थे। ओके, सो दिस इज व्हाट कांता इज डूइंग। अब बिल्कुल इनका ऑपोजिट काम कर रहे हैं कमल। तो देखो, कमल जो है कांता की ही पड़ोसी है, बट उनकी जिंदगी बिल्कुल कांता जैसी नहीं है। ही इज अ डेली वेज लेबरर। अब ये ना तो कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, बल्कि ये एक डेली वेज लेबरर है, दिहाड़ी पे काम करते हैं हर रोज। नियर बाय ग्रोसरी शॉप, जो ये राशन की दुकान है, यहाँ पर एक काम करते हैं, शॉप पे जाते हैं सुबह 7:30 बजे, रात के 8 बजे तक काम करते हैं। गेट्स नो अदर अलाउंस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। उनको बस दिन के, जिस दिन वो काम पे जाते हैं उस दिन की दिहाड़ी उनको मिल जाती है, उसके अलावा कोई दूसरा बेनिफिट नहीं मिलता है। उतना ही पैसा मिलता है जितने दिन वो काम पे जाते हैं। अगर वो महीने में 20 दिन काम पे गए तो उनको 20 दिन का पैसा मिलेगा, बाकी 10 दिन का पैसा नहीं मिलेगा। किसी दिन वो काम पे नहीं जाएंगे, उस दिन का भी पैसा नहीं मिलेगा। कोई भी पेड हॉलीडे नहीं है, ना संडे ना मंडे, ठीक है, ना तो कोई लीव है, ना तो कोई पेड हॉलीडे है। नॉर he was given any formal letter saying that he has been employed in the shop। ना ही उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। साथ ही में उनको कभी भी उनका एम्प्लॉयर, जो ये अंकल है, उनको कभी भी निकाल सकते हैं दुकान से जिस दिन उनका मन करेगा, ठीक है, तो कभी भी बाय बाय बोल देंगे। तो यहां पर बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि कांता जिस सेक्टर में काम कर रही हैं वहां पे चीजें काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं, है ना, और हमारे कमल जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वहां पे चीजें काफी अनऑर्गेनाइज्ड हैं। यही है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। डिफरेंस देखो, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स जो है फिक्स्ड है, रेगुलर है, एश्योर्ड वर्क है। आपके पास एक लेटर आया था अपॉइंटमेंट का, आपको पता है कि आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपके पास एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जॉब की, फिक्स्ड है, रेगुलर पे है, हर चीज है। बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं आते, ना ही गवर्नमेंट के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का यहाँ पे पालन करा जाता है। तो छोटे छोटे हमारे दुकानें या काम या फिर स्कैटर्ड फैली हुई जो चीजें हैं वो सारी यहाँ पर आती हैं, जो कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है। साथ ही में ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स रेगुलर होती हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं। अगर ज्यादा काम करोगे तो आपको ओवर टाइम का पैसा भी मिलता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको एक्सप्लॉइट करा जाएगा। साथ ही में रेगुलर जॉब है, ऐसा नहीं कि किसी दिन में निकाल दिया जाएगा। तो पहले मतलब हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लो पेड जॉब्स हैं और रेगुलरिटी भी नहीं होती जॉब्स में, है ना, रेगुलरिटी भी नहीं है, लो पेड जॉब्स हैं, बहुत ही कम पैसा मिलता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबको सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है सिक्योर है। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी दिन आपका जो एम्प्लॉयर है आपको धक्के मार के निकाल रहा है, आपको बाय बाय बोल रहा है। आपकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर है बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत या फिर एक अपॉइंटमेंट लेटर के तहत आपकी हर चीज को लिखा गया है, गवर्नमेंट के तहत आ रही है हर चीज। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं है। और कभी भी जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको काम पे रखा है वो आपको बाय बाय टाटा बोल के काम से निकाल सकता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। साथ ही में ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपको मेडिकल और बहुत से बेनिफिट्स, मैटरनिटी लीव, ग्रेट्युइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें मिलती है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो बच्चों एक चीज हमें यहाँ पे रियलाइज होनी चाहिए कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो कितनी बुरी स्थिति में काम कर रहे हैं, कितनी ज्यादा बुरी स्थिति में काम कर रहे हैं बेसिकली। तो देखिए, हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे हम प्रोटेक्ट करें वर्कर्स को इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। So the organized sector offers jobs that are most sought after, but the employment opportunities in the organized sectors have been expanding very slowly. It is also common, expanding very slowly, and it is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs, which pay a very low salary. They are often exploited, not paid a fair wage. Their earnings are low, not regular, jobs are not secure, they have no other benefits. तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो नौकरियां हैं बहुत धीरे धीरे एक्सपैंड होती हैं
और बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो चीजें होनी चाहिए वो उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रख रखी हैं, ताकि उनको टैक्स से बचना है या एम्प्लॉयमेंट्स को बेनिफिट्स नहीं देने, इस वजह से बहुत से लोगों ने अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा बना के रख रखा है। लोगों को इससे दिक्कतें होती हैं क्योंकि यहाँ कम सैलरी है और एक्सप्लॉयटेशन है, आपको जो है आपका शोषण करा जाता है, फेयर वेजेस नहीं दी जाती, अर्निंग बहुत कम है, जॉब्स रेगुलर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई दूसरा बेनिफिट है, ना कोई पेड हॉलीडे है, पेड लीव है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1990 से इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखो जॉब्स वैसे ही कम है, एक्सपैंड भी नहीं हो रही, ऊपर से बहुत से लोगों की नौकरियां जा भी रही हैं। ये वर्कर्स, अब जब नौकरी चली जाएगी तो बच्चों एक इंसान मजबूर हो जाता है कि वो कुछ भी कर लेगा अपना गुजारा करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर फोर्स्ड टू देन टेक अप जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विद वेरी लो अर्निंग्स, and besides the need for more work there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को काम भी चाहिए, दूसरा काम भी चाहिए, बट उसी के साथ उनको अपनी अर्निंग्स भी बेटर करने की जरूरत है। तो देयर इज एक्चुअली, ये सारी चीज आपको ये बता रही है कि एक नीड है, एक जरूरत है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो देयर आर सम वेज, मैंने ये लिख कर दिए हैं, ऑल्दो किताब में नहीं मिलेंगे। तो देखो, फॉलोइंग आर द वेज इन विच द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैन बी प्रोटेक्टेड। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या हम तरीके कर सकते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के। मिनिमम वर्किंग आवर्स वेजेस शुड बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब बच्चों, सरकार का ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं जिम्मा बनता है कि सरकार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों का भी ध्यान रखे। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक मतलब उनके वर्किंग आवर्स को फिक्स कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि वो जो वर्कर्स है उनको उनका एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट करे जा रहा है और बहुत देर देर काम करवा रहा है। तो फिक्स कर दो कि यार ये 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो भी है फिक्स कर दो। ठीक है, साथ ही में वेजेस को भी फिक्स कर दो कि मिनिमम इतनी वेज तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप उससे कम दिहाड़ी उनको दे रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो जितना काम करे उसके हिसाब से इतनी मिनिमम वेज तो देनी ही पड़ेगी और इतने वर्किंग आवर्स होने चाहिए मिनिमम, इतना फिक्स कर दो। टू हेल्प सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स। और बहुत से लोग जो कि खुद से अपना कुछ काम वाम चालू कर रहे हैं, दे ऑल्सो फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट को उन्हें लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि वो उस लोन को अवेल करके प्रोडक्शन कर सके और अच्छा खासा अर्न कर सके एंड इकोनॉमी को और आगे लेकर जा सके। साथ ही में बेसिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, फूड, इन सभी का ख्याल गवर्नमेंट को रखना चाहिए और ये सभी सर्विसेज ऐसे लोगों को कम प्राइसेस पर, रेट्स पर प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट ये लोग अपना गुजारा कर पा रहे हैं, कर पाए एक्चुअली। ओके, अब एक और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में आता के बाद आता है, उसमें नहीं आता, उसके बाद आता है। तो एक क्लासिफिकेशन पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर, एक क्लासिफिकेशन पढ़ा वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पर या एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर। अब आ रहा है क्लासिफिकेशन जो कि ओनरशिप के बेसिस पर होने वाला है बच्चों, कि ओन कौन करता है। दो सेक्टर आते हैं, एक आता है आपका पब्लिक, एक आता है आपका प्राइवेट सेक्टर। बहुत ही सिंपल सी चीज है, पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार जिसको ओन करती है, प्राइवेट सेक्टर यानी कि जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज ओन करती हैं, आपके मेरे जैसे लोग। अब पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट जो है, क्योंकि पब्लिक के लिए है ना, पूरी जनता के लिए है, तो गवर्नमेंट ही यहाँ पे एसेट्स को ओन करती है, सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। प्राइवेट सेक्टर में एसेट्स को ओन करना और सर्विसेज को प्रोवाइड करना प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज के हाथ में होता है। साथ ही में पब्लिक सेक्टर में पर्पस है नॉट टू अर्न मोर प्रॉफिट बट पब्लिक वेलफेयर। यहाँ पे बच्चों पर्पस है पब्लिक वेलफेयर यानी कि जनता का हित करना। दैट इज वाई सर्विसेज पब्लिक सेक्टर में काफी रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड करी जाती हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, यहाँ पे मोटिव सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना है, एंड दैट इज वाई ये लोग चीजों को महंगे से महंगे में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर बच्चों आपका पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारे। प्राइवेट सेक्टर में आपका आ जाएगा टाटा मोटर्स, ठीक है, डाबर जैसी कंपनीज, तो ये सारे आपके प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब मैम गवर्नमेंट क्यों कर रही है ये सब? गवर्नमेंट रीजनेबल रेट्स पे लोगों को क्यों चीजें प्रोवाइड कर रही है? क्योंकि बच्चों ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है। जैसे एक माँ बाप है तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को अच्छी वैल्यू सिखाएं, अच्छी शिक्षा दें, उनको बड़ा करें, उनको एक तरीके से एक अच्छा वैल्यू सिस्टम के थ्रू बड़ा करें, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, अच्छा खाना खिलाएं। राइट, ऐसी ही गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनके लिए सारे जो जितने भी देश में लोग रहते हैं वो बच्चे ही हैं, है ना। तो गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट जो है पैसे रेज करेगी टैक्सेस के थ्रू और अपनी इंडस्ट्रीज के थ्रू, ताकि बच्चों गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके। अब सरकार जो खर्चा करेगी
कैसे खर्चा कर पाएगी? उसके पास भी तो पैसा होना चाहिए। तो अपने इसी पब्लिक सेक्टर से या फिर जो टैक्सेस लोगों से गवर्नमेंट लेती है उसी के थ्रू गवर्नमेंट पैसा रेज करती है अपने खर्चे के लिए। गवर्नमेंट को इट हैज टू अंडरटेक हेवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। गवर्नमेंट का जिम्मा यहाँ पे बनता है कि उसको बहुत ज्यादा अमाउंट भी कभी कभी खर्चा करना पड़ता है, और ये सब खर्चा करने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा और साथ ही में ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये सारी फैसिलिटीज जो सरकार प्रोवाइड कर रही है ये हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। चाहे कोई गांव में रहता है, कोई रिमोट से रिमोट एरिया में किसी भी कोने में रहता है देश के, हर उस व्यक्ति तक वो फैसिलिटीज पहुंच सके। सम एक्टिविटीज दैट द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, कुछ एक्टिविटीज गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ती है, जैसे कभी कभी प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अंटिल द गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसी के साथ देखिए यहाँ पे बहुत प्यारी सी बात कर रखी है, किस तरीके से गवर्नमेंट फार्मर्स को और कंज्यूमर दोनों को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे आपके फार्मर्स आ गए, यहाँ पे आ गए आपकी गवर्नमेंट, और यहाँ पर आ गया आपका कंज्यूमर। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को बच्चों। गवर्नमेंट जो है सबसे पहले फार्मर के पास जाती है, इट बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। तो आपको पता ही होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आपने बात तो सुनी होगी। गवर्नमेंट जो है ना एमएसपी अनाउंस करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है फार्मर्स को, और उन्हें पहले ही बता देती है प्रोडक्शन से कि देखो इतना हम आपको प्राइस ऑफर कर रहे हैं कि चावल हम मिनिमम आपसे जैसे 20 किलो में खरीदेंगे, या जो गेहूं है वो हम आपसे इतने 30 किलो में खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो फार्मर को एक एश्योरेंस मिल गई है कि अगर मैं खेती कर रहा हूं तो ये मेरे से इतने पैसे तो मेरे को इसके मिलेंगे ही मिलेंगे, सरकार तो खरीद ही लेगी। ठीक है, तो एमएसपी को अनाउंस करा गवर्नमेंट ने एक अच्छे खासे फेयर प्राइस पे फार्मर्स से ये जो राइस और व्हीट है, ठीक है, राइस और व्हीट जैसे क्रॉप्स इनसे ले लिए, खरीद लिए। उसके बाद इनको भी चलो बेनिफिट मिला। उसके बाद सरकार क्या करती है, इनको अपने गोडाउन में बफर स्टॉक में रखती है इस सामान को, और फिर अपनी राशन शॉप्स के थ्रू, यानी कि जो इनका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू एक बहुत ही कम सब्सिडाइज रेट्स पर ये सारा सामान जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, जो हमारे एक तरीके से समाज का तबका है जिसको जरूरत है उस चीज की, कम रेट पर देने की जरूरत है, उन सभी कंज्यूमर्स को राशन शॉप्स के थ्रू ये सामान प्रोवाइड कर देती है ऑन हाईली सब्सिडाइज रेट्स, बहुत कम दाम पर। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे कंज्यूमर्स की भी मदद कर रही है, हमारे फार्मर्स की भी मदद कर रही है गवर्नमेंट। लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सी चीजें हैं बच्चों देश के अंदर, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिफेंस, बहुत सी चीजें हैं यार, मतलब हम गिन भी नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट को बहुत से एस्पेक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी अटेंशन देनी पड़ती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द पुअर, फूड, न्यूट्रिशन, टेकिंग केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। देश के जो सबसे गरीब, सबसे निचला तबका है, रीजन्स है, क्षेत्र है, रिमोट एरियाज है, हर चीज पे ध्यान देना है। सभी को एक साफ सुथरा पानी पीने के लिए मिल सके, उस चीज पे ध्यान देना है। हाउसिंग फैसिलिटी, घर बार जो है गरीब को मिल सके, रोटी कपड़ा मकान हर किसी व्यक्ति को देश में मिल सके, इन सभी चीजों का ख्याल रखना है। देश के अंदर पढ़ने लिखने की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जो गवर्नमेंट अस्पताल है वो एक क्वालिटी हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड करे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स द गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर कि वो सारी इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहा है हम सभी लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उद्धार के लिए, सभी को एक रिसोर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक यार देखो, सरकार जब तक अपने देश के लोगों का ख्याल नहीं रखेगी, उनकी हेल्प नहीं करेगी, तो वो लोग देश का ख्याल कैसे रखेंगे? वो लोग हमारे लिए प्रोडक्शन कैसे लेकर आएंगे? वो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसा कैसे जनरेट करेंगे? जब तक किसी इंसान के पास बेसिक चीजें नहीं होंगी, एक अच्छा हेल्थ नहीं होगा, एक अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, तो आपके देश के लिए भी क्या ही कंट्रीब्यूशन दे पाएगा? तो गवर्नमेंट भी बच्चों इसलिए इतना हैवी स्पेंडिंग कर रहा है लोगों के ऊपर, या लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के ऊपर, ताकि ये लोग कल को चलकर अच्छा खासा पैसा कमाएं, अच्छी नौकरियां करें, अच्छे बिजनेसेस वगैरह जो भी कर रहे हैं करें, एंड देश को आगे लेकर जाएं। तो अल्टीमेटली सबको देश को आगे लेकर जाना है, एंड दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो हो जाता है बच्चों समाप्त। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।